चलिए, हेलो, आ जाइए। हेलो, हटाइए कमेंट, हटाइए हो। आ जाइए। जवाब दीजिए। पहले पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं उसका जवाब दीजिए, ठीक है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओरियाजा सेटिव। चावल का उत्पादन किस प्रकार की जलवायु में होता है? उष्ण कटिबंधीय। चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान 25 से 35। वर्षा 100 से 150। किन राज्यों में सालों भर चावल की खेती? पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की कौन कौन सी किस्में? ओसमन बोरो। ओसमन। विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन, क्वेश्चन अस्पष्ट है लेकिन वही था, चीन होगा उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला। भारतीय चावल अनुसंधान उड़ीसा के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने अपना वाराणसी 2018। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित प्रथम बोनी किस्म का चावल कौन है? जया। धान में होने वाला प्रमुख रोग खैरा। खैरा रोग धान में जस्ता की कमी से होता है। किसकी कमी से? जस्ता की कमी। चावल की प्रमुख किस्में कृष्णा, कावेरी, जया, पद्मा, माही सुगंधा, बाली सुगंधा। सबसे अधिक उपज देने वाली चावल की किस्म IR-20। IR। गेहूं किस जलवायु में उपजाई जाने वाली फसल? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के फसल को किस मिट्टी में उपजाया जाता? दोमट और चारनोजम। दोमट और। गेहूं के उत्पादन के लिए उपर्युक्त तापमान 10 से 25 डिग्री। 10 से 25 डिग्री। गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। गेहूं में कौन सी प्रोटीन? गुलेटीन। गुलेटीन। गेहूं की प्रमुख किस्में अर्जुन, सोनालिका, राज 3077, कल्याण सोना। सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कनाडा के विनिपेग। रोटी की डलिया यूक्रेन। घास के मैदान के संदर्भ में चलिए आगे हेडिंग मारिए। मक्का। 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 थोड़ा इधर खिसक जाइए हो। मक्का है, इधर उधर मत कीजिए आप। गर्मी उर्मी है नहीं हो? है, सुनिए। मक्का देखिए, सुन रहे हैं? मक्का। मक्का जो है ना, अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का कौन मूल का पौधा है? अमेरिकी। अमेरिकी मूल का पौधा है। आप जब इतिहास पढ़िएगा ना, आपके बैच में ज्योग्राफी खत्म होने के बाद इतिहास ही आएगा। काहे कि पॉलिटी हो गया है, ज्योग्राफी हो रहा है, फिर इतिहास आएगा। आप जब इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास में एक चैप्टर पढ़ना होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसमें
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ना होता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, 1498 ईस्वी में हुई थी। और पुर्तगालियों अभी पढ़ा रहे हैं, सुबह 10 से 12 वाला बैच में पढ़ा रहे हैं, आधुनिक भारतीय, यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं सुबह 10 से 12। तो पुर्तगाली जब भारत आया ना, तो पुर्तगाली भारत आया था व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। लेकिन पुर्तगाली जब भारत आया ना, तो पुर्तगालियों का संबंध अमेरिका के साथ भी था। तो पुर्तगाली जो है अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का ये सब लाया। आलू, तंबाकू, मक्का ये सब पुर्तगाली मध्य अमेरिका से भारत लाया, मध्य अमेरिका से भारत लाया। तो मक्का को मध्य अमेरिका से या अमेरिका से भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। और देखिए मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों में होता है। मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों में होता है। खाद्यान्न मतलब खाने में मक्का का रोटी नहीं खाए हैं, टेस्टी होता है बहुत। मक्का का रोटी आप लोग खाए होंगे, अगर गांव घर से होंगे तो। हाँ, ऐसे शहर से भी होंगे तो खाए होंगे, क्योंकि शहर में भी रेस्टोरेंट सब में मक्का का रोटी मिलता है। गांव घर में जिस मक्का की रोटी का कोई महत्व तो नहीं, उसी मक्का की रोटी को बढ़िया रेस्टोरेंट में एगो मक्का का रोटी खाइएगा तो 100, 150, 200 रुपया, समझ गए, लेता है, समझे। हाँ, जो भी है, अब आपका क्वालिटी बढ़िया होगा तो आप बढ़िया रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आपको 250 रुपया लगा होगा, समझे। और ऐसे तो लड़का लोग रेस्टोरेंट जाके नहीं खाएगा। अब बाद में के आगे तो आप समझिए गए, समझने में तो भूसखार है ये है। चलिए, तो खाद्यान्न मतलब खाने में। मक्का का रोटी मानव खाता है, ठीक है, मानव खाता है। हम तो खाए हैं, अच्छा लगता है, समझिए। हम लोग को मक्का होता है, मक्का का रोटी, गेहूं का रोटी, फिर जो है मरुआ का रोटी, ये सब खाए हैं हम खाए हैं। और आप लोग भी खाए होंगे। ऐसा थोड़े है आप लोग अमेरिका के रहने वाले, आप लोग भी तो भारत के हैं। और ऐसे भी मक्का तो अमेरिका में होबे करता है मक्का। अरे वो पॉपकॉर्न सब जो बनता है, पॉपकॉर्न हो गया, वो तो मक्के का ना बनता है, मक्का का बनता है। और फिर जो आप वो अथी खाते हैं हो पिज्जा, उसमें भी मक्का का प्रयोग होता है, समझ गए, उसमें भी मक्का का प्रयोग होता है। तो खाने में मक्का का प्रयोग होता है। दूसरा, चारा में गाय भैंस के लिए क्या किया जाता है? मक्का को दरड़ दिया जाता है और उसका जो है घट्ठा, उसका घट्ठा बना करके जो है दिया जाता है गाय भैंस को, उसके चारा में मिला दिया जाता है। जैसे आप चावल दाल में सब्जी मिला के खा लेते हैं, वैसे ही जो चारा होता है, भूसा होता है, हरा घास होता है, उसमें जो है थोड़ा घट्ठा दे दिया जाता है या घट्ठा अलग से खिला दिया जाता है। और घट्ठा अलग से गाय भैंस को इसलिए खिलाया जाता है ताकि वो दूध ज्यादा दे, समझे, ताकि वो दूध ज्यादा दे। तो मक्का का उपयोग खाद्यान्न के रूप में भी होता है और मक्का का उपयोग चारा के रूप में भी होता है। तो आपसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मक्का। क्या उत्तर हो जाएगा? मक्का उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, बात अगर
हम लोग मक्का की करें। तो मक्का ऐसे तो खरीफ की फसल है, खरीफ फसल है। देखिए हम आपको रबी फसल खरीफ फसल बताए हुए हैं ना, बताए हुए हैं। तो जो मक्का है ये है तो खरीफ फसल, लेकिन जानते हैं ये खरीफ के मौसम में तो उगाया ही जाता है, खरीफ के बाद रबी के मौसम में भी उगाया जाता है, जायद के मौसम में भी उगाया जाता है। यानी मक्का जो है आप मान करके चलिए रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में उगा लिया जाता है। मतलब मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उत्पादन, मतलब मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उत्पादन सालों भर होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्वेश्चन है, वहां विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, ध्यान से सुनिएगा। मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उत्पादन सालों भर किया जा सकता है, रबी के मौसम में भी, खरीफ के मौसम में भी, जायद के मौसम में भी। इसके आगे सुनिएगा, गन्ना, ईख, गन्ना, ईख या केतारी का नाम आपने सुना है? सुने होंगे आप निश्चित तौर पर। जानते हैं गन्ना, ईख या केतारी, या जो भी कहना है आप अपना कहिए लोकल लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। गन्ना, ईख या केतारी एक ऐसा फसल है जिसके उत्पादन में 1 वर्ष का समय लग जाता है, 1 साल से ज्यादा का भी कभी समय लग जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर 12 महीना 14 महीना का समय लगता है, 12 महीना 14 महीना का समय लगता है। तो देखिए एक प्रश्न, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और यहां से प्रश्न आता है, आप गलती करके आते हैं परीक्षा में। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा फसल है जिसके उत्पादन में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है? उत्तर गन्ना। दूसरा प्रश्न, कौन ऐसा फसल है जो वर्ष भर उगाया जा सकता? मक्का। क्या? दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? दोनों एक ही टाइप का प्रश्न है या दोनों अलग अलग प्रश्न? अलग अलग ना। जैसे देखिए, समझिए इस बात को, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो जो है कोई एक किताब उठाया, कोई विद्यार्थी है वो कोई एक किताब उठाया और उस किताब को 1 साल में 3 बार पढ़ दिया। और कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको एक किताब को पढ़ने में ही, उसी एक किताब को पढ़ने में साल भर लग गया। तो ये अंतर समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो वही बात है। तो मक्का एक ऐसा फसल है जो सालों भर कभी भी उगाया जा सकता, रबी, खरीफ, जायद। लेकिन ये मुख्य तौर पर कैसी फसल? खरीफ। अगर पूछा जाए कैसी फसल तो खरीफ, लेकिन वर्ष भर उगाया जा सकता है। और कौन ऐसा फसल है जिसके उत्पादन में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है? गन्ना। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं ना होइएगा, बात क्लियर है ना? इसके बाद अब आगे, हाँ जी हम तो बोले थे, केतारियों तो बोलबे किए थे भा महाराज। हाँ, एक से एक नमूना सब है। अब आगे सुनिएगा। आज देखिए, आज आप लोग जो है कुछ कांड नहीं किए हैं। हाँ देखिए कितना मन खुश है, पढ़ा रहे हैं, समझ गए? तो ऐसे ही कोई कांड मत किया कीजिए, समझे? ताकि हमको भी पढ़ाने में मन लगे। कांड कर देते ना तो दिमाग टेंशनलाइज हो जाता है, समझ गए? फिर दिमाग सही से काम नहीं करने लगता है। तो इसलिए आज जैसे सुंदर तरीका से बैठ गए, पढ़ रहे हैं, पढ़िए ऐसे हमेशा। अब सुनिएगा आगे। मक्का के उत्पादन के लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। मक्का के उत्पादन के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। मक्का
दोमट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, हर प्रकार की मिट्टी में लगभग उपज जाता है मक्का। इसके बाद मक्का की कुछ उन्नत किस्म है, जैसे गेहूं का किस्म है सोनालिका, कल्याण सोना। धान का किस्म है IR-20। फिर जो है आपको कृष्णा, कावेरी, जया, पद्मा। उसी प्रकार से जो है आपको मक्का का किस्म है गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101, डेक्कन 101। ये सब मक्का का किस्म है, ये सब मक्का का किस्म है। फिर जैसे धान में खेरा रोग होता है, गेहूं में करनाल बंट रोग होता है, उसी प्रकार से मक्का में तुलिसिता रोग होता है। मक्का में कौन सा रोग होता है? तुलिसिता, तुलिसिता रोग होता है। और मक्का के पत्तियों पर झुलसा रोग होता है, मक्का के पत्तियों पर झुलसा रोग होता है। तो ये जो तुलिसिता और झुलसा रोग है, ये सब जो है आपको मक्का में होने वाला रोग है। किस में होने वाला रोग है? मक्का, मक्का में होने वाला रोग है। समझ गए? और अगर बात मक्का के पूरे विश्व में उत्पादन की जाए तो मक्का का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका। नीचे से लिखिए, मक्का। यह एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। लेकिन ध्यान रहे कि इसका उत्पादन, पूरे वर्ष में इसका उत्पादन पूरे वर्ष में किसी भी मौसम में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। पुर्तगालियों के द्वारा, उसी में कंटिन्यू, पुर्तगालियों के द्वारा इसे भारत लाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा इसे भारत लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मक्का एक ऐसा फसल है, मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उपयोग, खाद्यान्न और चारा दोनों में किया जाता है। सिनेमा हॉल में जो पॉपकॉर्न देता है, पॉपकॉर्न, हाँ,
बताइए कितना महंगा देता है। हाँ, कोई तुके न है। वही आपकी माँ जो है आपको वो भून करके देगी तो आप नहीं खाइएगा, लेकिन वही सिनेमा हॉल में जाइएगा, वही जो है 10 रुपया का चीज 150 रुपया में लेके खाइएगा, खूब एकदम स्वाद ले ले करके, समझे। और मक्का जानते हैं स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक होता है। हमको हमारे किडनी में और पेट में दोनों में स्टोन है, हमको जो है डॉक्टर बोला है मक्का खाइए, समझे। मक्का का जो है अरे भुट्टा को जो है ये करके क्या कहते हैं, बोल के या फिर जो है आग में पका करके, समझ गए। कुछ चीज बोला है नहीं खाने के लिए, कुछ चीज बोला है खूब खाने के लिए, समझे। जैसे कि जिसको स्टोन होता है ना, अगर आप में आपके पेट या किडनी में स्टोन हो, देखिए कुछ चीज नहीं खाना चाहिए। जैसे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, इसके बाद जो है पालक नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। मिर्च ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए ज्यादा नहीं। दूध खाना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दूध भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दूध खाइए लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं। हाँ, जब स्टोन हो तब ऐसे खाइए ना, ऐसे तो अगर कुछ ना है सब चीज खूब खाइए महाराज, समझे। तो लिखिए, दोनों में किया जाता, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, मक्का में होने वाला प्रमुख रोग, नेक्स्ट पॉइंट, मक्का में होने वाला प्रमुख रोग तुलिसिता रोग। मक्का में होने वाला प्रमुख रोग तुलिसिता रोग और पत्तियों पर झुलसा रोग। झुलसा बोर्ड पे लिखा हुआ है महाराज। मक्का में होने वाला प्रमुख रोग तुलिसिता रोग और पत्तियों पर झुलसा रोग, है। झुलसा रोग है, फुल स्टॉप। झुलसा रोग है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, मक्का के उत्पादन के लिए, नेक्स्ट पॉइंट, मक्का के उत्पादन के लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ या दोमट, मिट्टी जलोढ़ या दोमट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा 5 लिख देते हैं। गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101 इत्यादि है। डेक्कन 101 इत्यादि मक्का का उन्नत किस्म है, इत्यादि मक्का का उन्नत किस्म है,
इत्यादि मक्का का उन्नत किस्म है। हे गुरुजी लोग आइए, याद कीजिए 1 सेकेंड में बताइए, मक्का कैसा फसल आए? मक्का को क्या रबी के मौसम में नहीं उगाया, जायद के मौसम में? मतलब कौन ऐसा फसल है जो सालों भर उगाया जा सकता? मक्का ना जी। अच्छा, मक्का कौन मूल का पौधा है? अमेरिकी। मक्का कौन मूल का पौधा? कौन मूल का पौधा? मक्का को अमेरिका से भारत कौन लाया? कौन लाया है? तापमान, तापमान, वर्षा, वर्षा। कौन ऐसा फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों में किया? कौन है? कौन ऐसा फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों में किया? मक्का में होने वाला रोग, मक्का में होने वाला रोग आए तुलसीता और, तुलसीता और। अच्छा एक बात बताइए, खैरा रोग किस में होता है? खैरा रोग धान में होता है। करनाल बंट, तुलसीता, तुलसीता, गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101, किसका किस्म है? किसका किस्म है? मक्का का उन्नत किस्म कौन कौन है? क्लियर? आगे सुनिए ध्यान से, हेडिंग मारिएगा, मोटे अनाज। मोटे अनाज है ना, ना मोटे अनाज सब उतना महत्व। देखिए उस क्रम में बता रहे जिस क्रम में चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, हाँ, चाय और कॉफी पहले जान लीजिए, फिर मोटा अनाज सब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण ना है, फिर भी जान लेंगे सब चीज, लेकिन चाय और कॉफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोटे अनाज के तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चाय और कॉफी को जानते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग मारिए चाय। चाय, चाय, चाय और कॉफी दोनों एक के साथ देखते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, समझिए दोनों में कॉमन है, इसलिए चाय और कॉफी दोनों को एक साथ देखिए। लेकिन यहां से आगे, कल आप लोग का क्लास हुआ था ना? हुआ था, वीडियो क्लास हुआ होगा, हाँ वीडियो क्लास हुआ होगा, तो वीडियो क्लास हुआ होगा, हाँ। लेकिन क्लास हुआ ना जी, गांव घर में बहुत सारा चीज होता है गांव घर में, ठीक है? तो एगो पूजा पाठ होता है, भगता आता है, वो जो है खेलता है, ठीक है? उसमें गांव के लोग ऐसा मानते हैं उसमें देवता का अंश है। तो जब वो भगता आकर के पूजा करता है और तो फिर वो जो है पान देता है, पान देता है, उसके सामने जो भी रखा होता है, आग हो गया, फिर जो है वो चीनी को गला करके जो बनाया जाता है जी, वो क्या कहा जाता है उसको, बतासा हो गया, और लड्डू हो गया, चंदन अक्षत हो गया, जो भी रहता है उठा करके दे देता है, कहता है ले तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा, ठीक है? और कभी कभी जो है भक्ता सामने वाले को झाड़ने भी लगता है कि तुम फलना किया, चिलना किया, ढेकना किया, तो उस पे जो है आदमी हाथ जोड़ करके रहता है, कहता है हुजूर माफ कीजिए, समझे? और फिर कहेगा तू जो गछा था तुम हमको दिया, तब कहेगा हुजूर पान न तो पान के डंटी से, जैसे भी होगा हम आपको पूरा करेंगे। तो वो आदमी बोलता है, ये सब चीज हम लोग खूब देखे हैं अपने बचपन में, समझे? तो वही अगर मान लिया जाए बिट्टू सर अनुपस्थित थे तो आप आए, बिट्टू सर सशरीर उपस्थित नहीं थे, तो ऐसे तो उपस्थित थे ना वीडियो में, हाँ, तो वही पान न तो पान के डंटी से कभी काल उस संदर्भ में समझाए, समझे? तो जो है
बिट्टू सर को कुछ लड़का कुछ लड़की बहका दिया। क्या बहका दिया? वो क्लासरूम, नया वाला क्लासरूम में सर एसी लगवाइए, गर्मी बहुत लगता है। अब झाजी बमकल हैं कि जो है क्लासरूम में जब तक एसी नहीं लगेगा तब तक हम पढ़ेबे नहीं करेंगे, समझे? तो इसी कारण रूठे हुए हैं। तो अब जो है धीरे धीरे मना ही लेंगे, समझे? तो मान जाएंगे, एसी लग गया क्लासरूम में, मान जाएंगे। तो उस क्लासरूम, नया वाला क्लासरूम में एसी का काम शुरू कर दिए। नहीं, वो तो दूगो ऐसे है, यहां पर गर्मी उतना थोड़े लगता है महाराज, है ना? ठीक है, तो वहां पे एसी का काम शुरू हो गया है। नहीं, बीच वाला जिसमें टीचर रहता उसमें एसी का काम शुरू हुआ है, तो उसमें लगेगा एसी। तो सोमवार से बिट्टू सर क्लास लेंगे, तो इसलिए बिट्टू सर उपस्थित नहीं थे, इसी वजह से जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना पड़ा। आगे आएंगे तो बिट्टू सर उससे आगे पढ़ाएंगे, या कहिएगा तो वो भी पढ़ा देंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता। आप कहिएगा तो वो पढ़ा देंगे, नहीं तो उससे आगे पढ़ा देंगे। और दूसरी बात, एक ही बात है, और ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो गया था, हीरो वीडियो अपलोड हुआ था ना, ऑनलाइन वाले लोग वीडियो अपलोड करवा दिए थे। ऐसा नहीं कि कल क्लास नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो अपलोड करवा दिए हैं, तो उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, समझे? और ऑफलाइन वाले लोग तो कर ही लिए होंगे, क्लियर है? और आपके बैच में कल भी तो मेरा ही क्लास है, तो हम तो हाइए, हम थोड़े रूठेंगे, हम किससे रूठेंगे? कोचिंग मेरा है, हम रूठेंगे किससे? समझ गए? हमको तो रूठने का भी अधिकार नहीं है किसी से, समझे? तो ऐसा बात है। आप लोग से ना, आप लोग से काहे रूठेंगे? आप लोग कभी कभी गलत कर देते तब रूठना पड़ता है, समझे? गुस्सा हो जाते, लेकिन फिर भी तो पढ़ाइए देते हैं हम, ठीक है? तो ये बात है, कल के क्लास के विषय में बता दिए हैं। हम सोचे बता दें, शुरू में सोचे थे बता देंगे, लेकिन पढ़ाने लगे, तो सब चीज स्पष्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, तो अब आगे आइए आप। मक्का के बाद जो है आगे चाय और कॉफी को समझिएगा आप। चाय एक पेय पदार्थ है, चाय हम लोग पीबे न करते हैं जी। पेय पदार्थ मतलब पीने योग्य पदार्थ। चाय एक पेय पदार्थ है, और कॉफी भी एक पेय पदार्थ ही है। कॉफी भी तो हम लोग पीबे न करते हैं, कॉफी भी एक पेय पदार्थ है। अब देखिए, चाय और कॉफी दोनों पेय पदार्थ है। देखिए, हानिकारक दोनों है, दोनों हानिकारक है, लेकिन चाय ज्यादा हानिकारक है, कॉफी कम हानिकारक है। अगर आप चाय और कॉफी के शौकीन हैं तो आप कॉफी को ज्यादा तरजीह देंगे। चाय पीने से जो है आपको उतनी स्फूर्ति या फुर्ती, एक्टिवनेस आपके शरीर में नहीं आएगा, लेकिन कॉफी पीने से ज्यादा आएगा, कॉफी पीने से ज्यादा आएगा। और फिर आप में स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा, आप ज्यादा देर तक पढ़ पाइएगा, ज्यादा देर तक पढ़ पाइएगा। अगर रात को जग कर पढ़ने का आदत है ना, तो कॉफी का सेवन कीजिए। 2 घंटा एक बार कॉफी पी लीजिएगा, 2 से 3 घंटा एकदम मस्त से पढ़िएगा, समझ गए? लेकिन चाय में वैसी बात नहीं है। अब देखिएगा, चाय का जन्मदाता देश चीन को माना जाता है। चाय का जन्मदाता देश चीन, और कॉफी का जन्मदाता देश इथियोपिया। कॉफी का जन्मदाता देश इथियोपिया। देखिए, जो चाय और कॉफी है, चाय और कॉफी की अगर हम लोग बात करें तो ये नगदी पदार्थ है, नगदी। इसको बेचकर नगद प्राप्त किया जाता है। और नगदी पदार्थ के विषय में सीधा आप जानिए, वैसा कोई भी पदार्थ जिसको बेचकर नगद प्राप्त होता है, रुपया, नगद रुपया प्राप्त होता है, उसी को नगदी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कपास हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये सब नगदी पदार्थ है, नगदी पदार्थ है। क्या बात करते हैं? तब मिलता है ना महाराज, अजीब हाल है। बस मिलना चाहिए पैसा, 1 महीना में मिले या 6 महीना में मिले, पैसा मिलना चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा, चाय
और कॉफी की अगर हम लोग बात करें तो भारत में चाय और कॉफी का उत्पादन करना शुरू अंग्रेज किया था। अंग्रेज किया था। चाय का भी उत्पादन करना शुरू भारत में अंग्रेज ने ही किया था और कॉफी का भी उत्पादन करना शुरू भारत में अंग्रेज ने ही किया था। अब अगला प्रश्न यह है कि चाय का उत्पादन सर्वप्रथम कहां हुआ था और कॉफी का उत्पादन सर्वप्रथम भारतवर्ष में कहां हुआ। बात अगर चाय के उत्पादन की करें तो चाय का उत्पादन भारतवर्ष में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में किया गया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में किया गया था। और वहीं बात अगर कॉफी की करें तो कॉफी का उत्पादन भारतवर्ष में सर्वप्रथम कर्नाटक के बाबा बुदन के पहाड़ी में किया गया था। कर्नाटक के बाबा बुदन के पहाड़ी में, बाबा बुदन के पहाड़ी में किया गया था। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या? एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है, तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा उत्तर? कर्नाटक। इसके बाद आपको चाय की अगर बात की जाए, वैश्विक स्तर पर चाय का, वैश्विक स्तर पर चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है। कौन करता है? चीन। और वही कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील। ब्राजील करता है। और भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम करता है। कौन करता है? असम। और कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक। जानते हैं भारत में, पूरे भारत में जितना कॉफी का उत्पादन होता है उसका 50% से अधिक, लगभग 70% उत्पादन अकेले कर्नाटक के करता है। और ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का आप क्वेश्चन बैंक आएगा तो आप देखिएगा, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है। ये बीपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसके बाद चाय के पत्ती का प्रयोग हम लोग करते हैं। चाय के पत्ती का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रति हो गया, गलती हो गया थोड़ा सा, पत्ती। चाय के पत्ती का प्रयोग हम लोग करते हैं। वही कॉफी के बीज का प्रयोग किया जाता है। कॉफी के बीज का प्रयोग, कॉफी के बीज का प्रयोग जानते हैं। ऐसे कभी आप चाय पत्ती को मुंह में लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। या कॉफी के बीज को लीजिएगा, बहुत अजीब कड़वा लगेगा। हाँ, कड़वा लगेगा। कॉफी का बीज बड़ी कड़वा होता है, समझे, बहुत अधिक कड़वा होता है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के कॉफी पिएंगे ना तो वहां पर टेबल पर रखा हुआ रहता है, अच्छे रेस्टोरेंट में। अब हाट पर के रेस्टोरेंट में जाइएगा तो थोड़े रखल मिलेगा, समझ गए। तो चाय के हम लोग पत्ती का प्रयोग करते हैं और कॉफी के बीज का प्रयोग करते हैं। कॉफी के बीज का प्रयोग करते हैं। अब बात अगर चाय की करें तो भारत में मूलतः 2 प्रकार के चाय का उत्पादन होता है। एगो चीनी, एगो असमिया। एगो चीनी और एगो असमिया। एगो चीनी और एगो असमिया। और वही कॉफी की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 2 प्रकार के कॉफी का भी उत्पादन होता है, अरेबिका और रोबास्टा। अरेबिका और रोबास्टा। अरेबिका और रोबास्टा ये कॉफी का किस्म है। ये कॉफी का किस्म है। तो इसका उत्पादन जो है आपको भारत में होता है। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। अगली बात, चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए किस प्रकार का मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए। तो चाय और कॉफी के लिए
मिट्टी, वर्षा, तापमान एक जैसा चाहिए। चाय और कॉफी के लिए मिट्टी, तापमान, वर्षा एक जैसा चाहिए। देखिए चाय के उत्पादन के लिए भी तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और कॉफी के लिए भी सेम है 20 डिग्री से 30 डिग्री। फिर जो है इसके लिए वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, 200 नोट में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। कॉफी के लिए भी यही 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और मिट्टी की हम लोग बात करें तो लेटेराइट मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? लेटेराइट, समझ गए, लेटेराइट मिट्टी चाहिए, लेटेराइट मिट्टी चाहिए। तो ये सब कॉमन है दोनों में। एक बात और देखिए, चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए भूमि समतल नहीं होना चाहिए। जैसे आप समझिएगा गेहूं और चावल, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के होंगे तो आप देखते होंगे आपके पिताजी या आपके गांव के किसान गेहूं और चावल जो उगाते हैं, गेहूं और चावल जो उगाते हैं, हे चल रहा है ना जी, हाँ तो इधर उधर आप क्या कर रहे हैं, बंद उंद मत कीजिएगा। ये जानते हैं झारखंडी है, इसलिए हमको इस पे विश्वास नहीं रहता है ज्यादा, समझे, कुछ हो कर देगा महाराज। बिहारी नहीं ना है, झारखंडी है ना, है, लेकिन फिर भी आप अलग ना हो गया जी। है सुनिए, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ समझिए अब समझिए। देखिए गेहूं और चावल जो उगाया जाता है उसके लिए समतल मिट्टी चाहिए, समतल मिट्टी चाहिए। समतल मिट्टी समझ रहे हैं जी, समतल बराबर। लेकिन चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए समतल मिट्टी नहीं चाहिए, बल्कि सीधी नुमा या ढालू नुमा प्रकार की भूमि होनी चाहिए। मतलब देखिए मानचित्र में इसको ऐसे देखिएगा, देखिए मान लीजिए खेत है, ऐसे है तो ये समतल या बराबर वाला हो गया। लेकिन मान लिया जाए कि यही खेत है, इतना ही बड़ा खेत है, और ये जो है आपको ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो ये ढालू नुमा हो गया, ये समतल हो गया यानी सब जगह बराबर, और ये ढालू नुमा हो गया, सुलोपाकार हो गया। तो चाय और कॉफी के उत्पादन, दोनों के उत्पादन के लिए ढालू नुमा भूमि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए चाय और कॉफी को अधिक पानी की आवश्यकता है, लेकिन खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर खेत में पानी रुक गया काम खत्म, ओम नमः स्वाहा। तो पानी जो है मिलना चाहिए, लेकिन पानी बह जाना चाहिए, पानी खेत में रुकना नहीं चाहिए। तो पानी खेत में रुके नहीं, इसी को लेकर चाय और कॉफी के उत्पादन हेतु जो है ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। कैसी भूमि होनी चाहिए? ढालूनुमा। बात समझ में आया? अब लिखिए ना, चाय लिखिए, चाय नहीं ऐसे लिखिए, जैसे लिखना अपना लिखिए, चाय चाय चाय। अंग्रेजी टी ना होता, TEA, टी। जानते हैं चाय के बिजनेस में बहुत मुनाफा है। हम देखे हैं 2-3 आदमी को देखे हैं, 3 आदमी को देखे हैं, चाय से बहुत आगे बढ़ा है। अगर आप लोग को नहीं कुछ होगा ना तो मुसल्लमपुर हाट में चाय का दुकान खोल लीजिएगा, समझे। लिखिए अब चाय। हाँ जी, क्या बात करते हैं, हम आएंगे, जरूर आएंगे। आप आइए तो उद्घाटन हम ही कर देंगे। लिखिए चाय, चाय डैश देकर, यह एक पेय पदार्थ है
यह एक पेय पदार्थ है। यह एक पेय पदार्थ है। पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पैराग्राफ में लिखिएगा याद नहीं होगा, इसलिए पॉइंट वाइज लिखिए। दूसरा पॉइंट, चाय चीनी मूल का पौधा है। चाय चीनी मूल का पौधा है। चाय चीनी मूल का पौधा है। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, भारत में चाय का उत्पादन, भारत में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम, भारत में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम, भारत में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में किया गया था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी में किया गया था, किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, चाय के उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और ढालूनुमा, और ढालूनुमा, लेटेराइट मिट्टी और ढालूनुमा, ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, चाय के उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, चाय के उत्पादन के लिए तापमान, चाय के उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा, चाय के उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। वहीं 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 भारत में, वहीं भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन, वहीं भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन, वहीं भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य करता है।
वहीं भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चाय के पत्ती का उपयोग हम लोग करते हैं। चाय के पत्ती का उपयोग हम लोग करते हैं। चाय के पत्ती का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चाय में थीन पाया जाता है। 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 लिख लिए इतना। एगो बात और समझिएगा, समझिए ना थोड़ा सा। जानते हैं जब ब्रिटिशों का शासन था तो ब्रिटिश शासन के समय भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करके कोलकाता बंदरगाह के रास्ते ब्रिटेन भेज दिया जाता था। क्या बोले हैं समझिएगा। जब ब्रिटिशों का शासन भारत में था तो उस समय चाय का भारत में उत्पादन कर लिया जाता था और कलकत्ता बंदरगाह पर चाय जहाज में लाद दिया जाता था या भर दिया जाता था और उस जहाज को कलकत्ता बंदरगाह से लंदन के लिए रवाना कर दिया जाता था। तो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय चाय का निर्यात सबसे ज्यादा ब्रिटेन को किस बंदरगाह के जरिए किया जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। तो इहो पॉइंट लिख लीजिए ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। हो सकता है कोई परीक्षा आगे पूछ दे इसको, तो नीचे लिखिएगा भारतीय चाय भारतीय चाय भारतीय चाय भारतीय चाय का सर्वाधिक निर्यात ब्रिटेन को 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 कोलकाता बंदरगाह के जरिए किया जाता था। कोलकाता बंदरगाह के जरिए किया जाता था। अब देखिए एगो बात और सुनिए, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बता रहे हैं आगे। देखिए आपको जो है हाँ, चाय, प्रश्न ये पूछा था कि चाय के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक है। जो 4 ऑप्शन था, उस समय 4 ऑप्शन रहता था। बीपीएससी में 5वां ऑप्शन तो 60वीं 62वीं बीपीएससी से जोड़ा है, उससे पहले 4 ही ऑप्शन रहता था। प्रश्न फिर से सुनिएगा, चाय के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक है। प्रश्न के ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन था उसका सही उत्तर होता सस्ता महिला श्रमिक का होना आवश्यक है। सस्ता महिला श्रमिक का होना आवश्यक है। क्यों महिला श्रमिक का ही होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि चाय के बागान में जो पत्ती तोड़ा जाता है, होता यह है कि महिला का हाथ पुरुषों की तुलना में नरम होता है। एक बात यह है। दूसरी, अरे है तरीका,
और सीधा अब लिखिए लिखिए लिखिए। तो अब समझा रहे हैं तो अजीब नौटंकी आप लोग करते हैं, समझे। हर चीज मजाक लग थोड़े होता है जी। जब समझा रहे हैं तो समझिए ना। जब बोल दिए हैं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तब पर भी अजीब नौटंकी आप लोग करते हैं, समझे। तो महिला श्रमिक का होना, सस्ता महिला श्रमिक का होना इसलिए आवश्यक है कि देखिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हाथ कोमल होता है। दूसरा चीज, पुरुषों की तुलना में स्थिरता महिला में ज्यादा होता है। स्थिरता महिला में ज्यादा होता है। महिला ज्यादा जल्दी उकताएगी नहीं, जल्दी गुस्सा नहीं करेगी सामान्य तौर पर। अब कुछ महिला तो बिट्टू झा जैसी होती है, समझे, कि तुरंत फटाक से 1 सेकेंड इंटरनेट कटा, बिजली के रफ्तार से क्लास खत्म, समझे। तो सामान्य तौर पर महिला वैसी नहीं होती है। काहे कि हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन सब, हम कहाँ देखते हैं वो सब बहुत ज्यादा नहीं उकताती है। कोई कोई है, एक आध गो एग्जाम्पल में कोई कोई है। हमको तो नहीं लगता, हमको तो कभी ऐसा महिला से पाला नहीं पड़ा है। हमको तो नहीं मिली है ऐसा महिला, कभी नहीं मिली है हमको, है? और शादी के बाद अब शादी के बाद शादी होगा पहले तब ना जी। थोड़ी शादी होबे नहीं किया आप लोग पहले ही है जो है। हाँ, तो देखिए होता क्या है, चाय के पत्ती को काफी आराम से तोड़ा जाता है, उसको रखा जाता है। तो जो है महिलाओं में स्थिरता और पुरुषों की तुलना में उसका हाथ थोड़ा कोमल होने के कारण जो है महिला श्रमिक का होना आवश्यक है। तो नीचे से एक पॉइंट और लिखिएगा। चाय के उत्पादन हेतु सस्ता महिला श्रमिकों का होना आवश्यक है। चाय के उत्पादन हेतु सस्ता महिला श्रमिकों का होना आवश्यक है। चलिए अब चाय हो गया, सस्ता महिला श्रमिकों का होना आवश्यक है। श्रमिक यानी मजदूर। चाय की खेती के लिए सस्ता महिला श्रमिकों का होना आवश्यक है। और नहीं लिखा है, लिखा देते हैं। चाय की खेती के लिए सस्ता महिला श्रमिकों का होना आवश्यक है। नीचे, भारत में मूलतः चाय की दो किस्में हैं। एक नंबर में चीनी या बोहिया, एक नंबर में चीनी या बोहिया, चीनी या बोहिया। और 2 नंबर में असमिया, 2 नंबर में असमिया। एक नंबर में चीनी या बोहिया और 2 नंबर में असमिया, 2 नंबर में असमिया। अब आगे लिखिए, कॉफी या कहवा दोनों एक ही बात है। कॉफी या कहवा दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब ये नहीं कहीं पर कहवा लिखा रहे कहिएगा ये तो पढ़ेबे नहीं किए, तो कॉफी कहिए या कहवा कहिए दोनों एक ही बात है। कॉफी या कहवा, ठीक है। कॉफी या कहवा लिखिए। यह एक पेय पदार्थ है, यह एक पेय पदार्थ है। यह एक पेय पदार्थ है
नेक्स्ट पॉइंट, कॉफी या कहवा में इसका जन्मदाता देश इथियोपिया को माना जाता है। इसका जन्मदाता देश इथियोपिया को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसका उत्पादन भारत में सर्वप्रथम नेक्स्ट पॉइंट, इसका उत्पादन भारत में सर्वप्रथम इसका उत्पादन भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक स्तर पर कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, वैश्विक स्तर पर कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, वैश्विक स्तर पर कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। तो वहीं भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कर्नाटक राज्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 2 प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में 2 प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है, बोर्ड पे लिखे हैं, अरेबिका और रोबास्टा। अरेबिका और रोबास्टा लिखा हुआ है, अरेबिका और रोबास्टा। भारत में 2 प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है, 1 नंबर में अरेबिका, 2 नंबर में रोबास्टा। अब जानते हैं इसमें भी ज्यादा कौन किस्म के कॉफी का उत्पादन होता है? रोबास्टा। नोट में गलती दिया हुआ है अरेबिका। नोट में जब भी पढ़ाते हैं सुधार करवाते हैं, जो ज्योग्राफी का आप नोट लिए होंगे उसमें गलती दिया हुआ है, अरेबिका लिखा हुआ है, तो नोट में सुधार कर लीजिएगा, नीचे से लिखिए इसी में। भारत नेक्स्ट पॉइंट, भारत रोबास्टा किस्म के कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत रोबास्टा किस्म के कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत रोबास्टा किस्म के कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है।
भारत रोबास्टा किस्म के कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉफी के बीज का प्रयोग किया जाता है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉफी के उत्पादन के लिए कॉफी के उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी और कॉफी के उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी और ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। लेटेराइट मिट्टी और ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। लेटेराइट मिट्टी और ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए। ढालूनुमा भूमि होनी चाहिए, होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कॉफी के उत्पादन के लिए तापमान कॉफी के उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। कॉफी के उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहाँ घर है जी ये लड़का? कहाँ घर? कहाँ? राजगीर। अरे बड़ी बढ़िया जगह से हैं जी आप। चलिए अब आइए गुरुजी लोग इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। मक्का याद करवा ना दिए थे? हाँ करवा दिए थे। एगो बात और सुनिए, देखिए चाय है, देखिए ना हो क्या कर रहे हैं आप लोग? सुनते ना हैं आप लोग, लेकिन बात मेरा सुन रहे हैं आप? देखिए चाय का उत्पादन जो है कौन कौन राज्य करता है सुनिएगा। चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, कर्नाटक करता है, सिक्किम करता है, मेघालय करता है। ये सब राज्य चाय का उत्पादन करता है। इसके बाद कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है, आंध्र प्रदेश करता है, केरल करता है, तमिलनाडु करता है। ये सब राज्य करता है। जानते हैं एगो पहाड़ी है, वो पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी आप नहीं पढ़े हैं, नहीं बताएं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलती? नीलगिरी की पहाड़। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और नीलगिरी पहाड़ी कौन राज्य में है? तमिलनाडु। वही नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जिस पर चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कौन ऐसी पहाड़ी है जिस पर चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। इस पॉइंट को नोट देकर लिखना है, नोट देकर लिखिएगा। तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी
तमिलनाडु में स्थित, नोट देकर इसको लिखना है, तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है, एक ऐसी पहाड़ी है, एक ऐसी पहाड़ी है जिस पर चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन किया जाता है, चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन किया जाता है। चलिए आ जाइए गुरुजी लोग, याद करते हैं, क्या करते हैं, याद। चाय कैसा पदार्थ, चाय कैसा पदार्थ, चाय का जन्मदाता देश, भारत में सर्वप्रथम चाय की खेती किसने किया, कहां किया, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, चाय के किस भाग का प्रयोग, चाय में क्या पाया जाता है, चाय के लिए तापमान, वर्षा, मिट्टी, चाय का कितना किस, कौन, बोहिया और अब बोहिया को चीनी भी ना कहते, बोहिया को चीनी। चाय के लिए भूमि समतल या ढालू नु, कैसन, चाय के उत्पादन के लिए कौन से सस्ता श्रमिकों की आवश्यकता, सस्ता महिला। और जानते हैं जैसे कोई काम कोई पुरुष कर रहा है और वही काम अगर कोई महिला कर रही है तो सेम काम के लिए पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाता, महिला को कम वेतन दिया जाता, महिला को कम वेतन में भी बहला फुसला लिया जाता है, समझे। जानते हैं, हम आपको एक बात बताते हैं, महिला को खुश रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए जीवन में शादी तो होबे करेगा, शादी होगा ना। देखिए अगर बीवी को खुश रखना है प्रत्येक सप्ताह एगो गिफ्ट दे दीजिएगा, बीवी एकदम खुश रहेगी हमेशा, कभी कुछ, समझे। एकदम सस्तो गिफ्ट में निपट जाती है वो सब, समझ गए। तो जरूरी ना है कि एकदम 9 लाख हारे चाहिए, ऐसा कोई जरूरी ना है। आगे आइए अब, कॉफी कैसा पदार्थ है, कॉफी का जन्मदाता देश, कॉफी का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम किसने किया, कहां किया, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन देश, भारत में कौन राज, कॉफी के किस भाग का प्रयोग, कॉफी में क्या पाया जाता, तापमान, वर्षा, मिट्टी, भूमि, कॉफी के कितने किस, कौन, अरेबिका और भारत सबसे ज्यादा कौन कॉफी के किस्म का उत्पादन करता है, कौन ऐसी पहाड़ी है जहां चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन होता है,
कौन ऐसी पहाड़ी है जहां चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन होता है? नीलगिरी की। आगे हेडिंग मारिए, मोटे अनाज। हाँ, छोड़ दे, है फट। मोटे अनाज। रुकिए ना 10 मिनट और, 10 मिनट अभी समय है, पढ़ाने दीजिए ना, पढ़िए ना, मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना तो पढ़िए ना महाराज। अरे गर्मी तो है ही है महाराज, आप लोग तो सब गर्मी बिट्टुए झा सर के दिमाग में घुसा दिए, समझे? और तब पर भी आप लोग को गर्मी लगता है। अरे आप ही में से ना कोई घुसाया है, तो हम तो आप सबको ना बोलेंगे, समझे? है मोटे अनाज। देखिए, मोटे अनाज के अंतर्गत आता है ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ये मक्का भी आ जाता है। मूलतः ये तीनों मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। और देखिए, मोटा अनाज जो होता है ना, काफी उसमें पोषक होता है, पोषक तत्व उसमें बहुत ज्यादा होता है। हम लोग मोटे अनाज खाने से बचते हैं, लेकिन वही कतराते हैं या बचते हैं, वही सेम बात है, समझ गए? लेकिन मोटे अनाज, पहले जो है लोग बाजरा का रोटी खाता था, और पहले का लोग आपसे ज्यादा शक्तिशाली होता था, बलिष्ठ होता था, समझ गए? मरुआ का रोटी लोग खाता था तो शक्तिशाली होता था। लेकिन आज के लोग को क्या चाहिए? मैदा चाहिए, मैदा का पूरी, मैदा का समोसा, मैदा का लिट्टी, मैदा चाहिए। और मैदा जानते हैं बहुत बीमारी का कारण है, इसे हमको भी मैदा पसंद है, लेकिन मैदा से बने चीज ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए। पेट के बीमारी का एक बड़ा कारण मैदा होता है, लिट्टी समोसा होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, आप भी सिंगल हैं, हम भी सिंगल हैं, अब लिट्टी समोसा पर ना जिंदगी चलता है जी, दाल भात चोखा। तो अब समझिएगा आप, जबकि ज्वार, बाजरा और जो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, और ये सब, इन सभी में पोषक पदार्थ ज्यादा होता है। और देखिए, गेहूं और चावल के बाद तीसरा सबसे अधिक उगाया जाने वाला खाद्यान्न फसल है ज्वार। कौन है? ज्वार। और जानते हैं, मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर, यानी लोग जो है ना मोटे अनाज से कतराने लगे, अब बाइकॉट करने लगे, एक प्रकार से कहिए ना, बाइकॉट करने लगे। तो मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने 2018 ईस्वी को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया है। और यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 ईस्वी को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये प्रश्न करेंट के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ ने किस वर्ष को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा 2023। नीचे से लिखिए, इतना लिखिए, मोटे अनाज के अंतर्गत, मोटे अनाज के अंतर्गत मूलतः, मोटे अनाज के अंतर्गत मूलतः आप एगो बात विश्वास कीजिएगा, हम 2 दिन से नहाए ना है, नहीं कीजिएगा विश्वास, लेकिन हम सही बोल रहे हैं, समझ गए? कल भी नहीं नहाए, आज भी नहीं नहाए, लेकिन अब मन बुखलाने लगा। आज जाएंगे तो पहले नहाएंगे, तो अब दूसरा कोई काम करेंगे। ये क्वेश्चन बनाने बिट्टू झा सर नहीं न थे, तो आज टेस्ट हम ही को लेना पड़ा दोपहर में, तो रात में क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नहा नहीं पाए,
ठीक है, और रात का मौसम भी थोड़ा ठीक था, हवा उवा चल रहा था। हाँ, लिखिएगा। मोटे अनाज के अंतर्गत देखिए, हम आपको ये बात इसलिए बताए कि देखिए, जैसे हम जो है, हम अपने काम को दो भाग में बांटे हुए हैं। मूल काम यानी प्राथमिक काम और द्वितीयक काम। प्राथमिक काम में पढ़ना और पढ़ाना, द्वितीयक काम में खाना, सोना, नहाना, अन्य काम करना। तो प्राथमिक काम है पढ़ना पढ़ाना, तो नहाना खाना नहीं भी हो। आज हम रूम भी नहीं गए हैं। आज सुबह 8 बजे जो रूम से निकले हैं, सामान्य तौर पर जाते हैं रूम, लेकिन आज सुबह 8 बजे निकले हैं, अभी तक कोचिंगे पे हैं, समझ गए। तो प्राथमिक काम में पढ़ना पढ़ाना है, खाना पीना द्वितीयक काम में है। तो इसलिए देखिए त्याग कर रहे हैं हम। तो यहां से हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आप भी अपने कामों को दो भाग में बांटिए, और पहला काम में आप रखिए क्या, तो पहला काम में आप पढ़ना को, पढ़ाई को रखिए। क्लास और पढ़ाई पहला काम होना चाहिए। जैसे मेरे लिए पहला काम है पढ़ना और पढ़ाना, क्वेश्चन बनाना, पढ़ाना, ये मेरे लिए पहला काम है, प्राथमिक काम है। वैसे आप स्टूडेंट है, आपका प्राथमिक काम होना चाहिए क्या, क्लास और पढ़ना, और द्वितीयक काम में खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, रोना, मोबाइल जो भी है सब। तो ऐसे काम कीजिए, ये काम करने का तरीका होता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने काम को दो भाग में बांटिए, और प्राथमिक काम को किसी सिचुएशन में नहीं छोड़ना है, समझ गए। एक दिन नहीं खाइएगा तो कुछ वो नहीं होता है, समझ गए। कुछ नहीं होता है एक दिन नहीं खाने से। एक दिन नहीं खाने से आदमी मर नहीं जाता है। हम आज नहीं खाए हैं तो क्या हम मर गए? नहीं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लिक्विड लिए हैं, ऐसा नहीं कि लिक्विड नहीं लिए हैं। बिरयानी आया था कहने के लिए हम बोल दिए थे बिरयानी खाए हैं, लेकिन बिरयानी हमको बहुत ज्यादा पसंद है नहीं, एक दो बार लिए बस, काम खत्म, ठीक है, साइड कर दिए। तो एकदम याद कितना रहता, मारेंगे, समझे। चलिए लिखिए, मोटे अनाज के अंतर्गत मूलतः ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि आता है। ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि आता है। ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि आता है। नेक्स्ट पॉइंट, रागी मरवा होता है जी, मरवा। मरवा का रोटी, माछ मरवा का रोटी खाइए ना, बड़ी टेस्टी लगता है। आप लोग तो अमेरिका के टेक्सास प्रांत के हैं आप लोग को कुछ मालूम थोड़े है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने वर्ष 2018 को, नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने वर्ष 2018 को भारत सरकार ने वर्ष 2018 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। चलिए अब यहां पर 2 पॉइंट याद रखने योग्य है, जो याद रख लेते हैं हम लोग, याद कर लेते हैं, बाद बाकी तो याद करवाइए दिए।
भारत सरकार ने किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया? आए, भारत सरकार ने किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया? यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन ने, यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन ने 2000। इससे आगे मिलते हैं कल, मेरा ही ना तो क्लास है, मिलते हैं इससे आगे कल। धन्यवाद सभी लोगों का।